नजरिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की। ये नतीजे बहुत चौंकाने वाले आए हैं। बहुत बड़ा उलटफेर सामने दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश के नतीजे बहुत चौंकाने वाले सामने आए हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल भी फेल कर गए हैं। शायद बीजेपी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि वो 165 सीटों पे चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस को केवल 65 सीट या उससे कुछ 1-2 सीट ज्यादा मिलने की फिलहाल उम्मीद है। जबकि चुनाव से पहले ऐसी हवा थी कि शायद मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बदल सकती है। मामा जी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस को, कमलनाथ जी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आज सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हुई, बक्से खुलने शुरू हुए, ईवीएम मशीन खुलने शुरू हुए और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, तभी से यह स्पष्ट हो गया था कि मध्य प्रदेश में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और सारे राजनीतिक पंडित मध्य प्रदेश को लेकर जो कयास लगा रहे थे वो सब के सब फेल साबित हुए हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपनी चुनाव यात्रा के दौरान मैं भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर कई इलाकों में मैं गया, वहां घूमा, रास्ते में कई गांव कस्बों में लोगों से बात हुई, चाय की दुकान पे रुका और हर जगह हमें यह लगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस बार मुश्किल में है। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो ये मैं भी बहुत हैरान हूं, परेशान भी हूं कि क्या हमने वोटरों के नब्ज को पहचानने में गलती कर दी या हम उसे भाप नहीं पाए। बहरहाल मध्य प्रदेश में अब यह तय है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन होगा, वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी साफ गोई नहीं है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी या कह लीजिए कि कमल छाप को सामने रखकर चुनाव लड़ा था। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उन्होंने आगे नहीं किया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जितनी मेहनत की, अंतिम दम तक वो लगे रहे। उन्हें शायद अपनी जीत का भरोसा था या फिर उन्हें लगता था कि जनता उन्हें माफ करेगी और उनकी लाडली योजना, जिसका वो खास तौर पे जिक्र करते हैं कि लाडली योजना से उन्हें जीत मिलेगी और लाडली योजना शायद उन्हें फिर से सत्ता तक वापस पहुंचा देगी। और हुआ भी ऐसा ही है। लाडली योजना हिट हुई है और शिवराज सिंह चौहान मामा जी जो हैं वो लोगों के आज भी दिल में उतरे हैं, प्यारे हैं। ये बात सामने दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ वहां कोई गांव में कोई गुस्सा नहीं था। किसान बहुत खुश थे। एमएसपी पे उनके धान की खरीद हो रही थी। 2500 रुपए के साथ उनको कुछ बोनस भी मिल रहा था। खासकर भूपेश बघेल सरकार ने जो किसानों के ऋण माफी की थी, उसको लेकर भी किसान बहुत खुश नजर आ रहे थे। मगर चुनाव के नतीजे इसके उलट आए हैं। चुनाव के नतीजे बघेल साहब के पक्ष में नहीं आए हैं और वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। जब हम छत्तीसगढ़ की चुनाव यात्रा के दौरान सबसे पहले दुर्ग पहुंचे तो वहां हमारी कई महिलाओं से बात हुई थी और हर महिला का यही कहना था, यही दर्द था, यही वो बताना चाहती थी कि यहाँ शराब जो है वो बहुतायत की संख्या में मिलती है। मतलब हालत इतनी खराब है कि आपको 10 रुपए की भी शराब मिल सकती है, 20 रुपए की भी शराब मिल सकती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक शराब मिल सकती है। हर जगह शराब का बोलबाला है। वहां मुझे कई युवा मिले जो सुबह से ही शराब पीकर घूम रहे थे और उनके घर के लोग, उनके बाल बच्चे और उनकी पत्नी और उनके घर के दूसरे लोग काम कर रहे थे। वो बांस का काम कर रहे थे और उन सब ने एक स्वर में कहा कि बघेल साहब ने सरकार बनाने से पहले ये हमें वादा दिया था, हमें कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। हम जैसे हमारी सरकार बनेगी पूरे छत्तीसगढ़ में हम शराबबंदी लागू करेंगे। भूपेश बघेल की जब सरकार आई तो थोड़े दिनों तक इस पर अमल भी हुआ, शराब पर अंकुश भी लगा, लेकिन धीरे धीरे ये अंकुश बहुत ढीला पड़ गया और भूपेश बघेल की सरकार में शराब जो है वो महिलाओं के लिए काल बनकर सामने आया। तो बघेल साहब की हार के पीछे एक ये जो बहुत बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है वो शराब का मामला है।
अब सवाल यह है कि बाकी क्या मामले थे जो बघेल साहब के खिलाफ गए। तो दरअसल जो बीजेपी की जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं भी काम कर गई, और जो प्रधानमंत्री की जो सभा हुई दुर्ग में, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर बहुत सारी घोषणाएं की। और बस्तर के इलाके में खासकर और दूसरे इलाकों में लोगों ने इस पे यकीन किया, भरोसा किया प्रधानमंत्री की गारंटी पे, और उन्होंने बघेल साहब को कहा कि अब आपका समय आ गया है, अब आप जाइए, अब हम बीजेपी को एक बार फिर से परखना चाहते हैं। बहरहाल बीजेपी को 55 से ज्यादा सीटें आती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को 35 सीटों पे ही संतोष करना पड़ेगा। और ये बहुत साफ हो गया है अब कि बघेल साहब की विदाई हो रही है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 15 सीट 2018 के चुनाव में आया था, और इस बार 56 सीट पे वो आगे है, यानी कि उसको वोट में 4% का फायदा हो रहा है। ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, 4% का हो रहा है। हालांकि चुनावी गणित में 4% को बहुत ज्यादा माना जाता है। कांग्रेस पिछले बार 68 सीटें जीती थी, इस बार उसे 34 सीट मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो वोटों का जो ये अनुमान है और ये जो गणित है वो बघेल साहब के खिलाफ गया है, और बघेल साहब को अब अगले 5 साल तक काफी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो फिर से सत्ता में वापसी कर सके। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में परंपरा रही है कि हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है। तो शायद मुझे लगता है जो राजस्थान के नतीजे आए हैं, जिस तरह का बीजेपी को बड़ी जीत मिली, 115 से ज्यादा सीटों पे जीत मिलती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को 70 सीटों पे करीब संतोष करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे जो है वो सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है, रवायत है, जो परंपरा है, वो हावी दिखाई दी। राजस्थान के चुनाव यात्रा के दौरान हम सवाई माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली सब जगह गए, सब जगह लोगों से बात हुई, और मैंने लोगों को कहा कि भाई गहलोत साहब की वापसी होगी या नहीं होगी। सब जगह लोगों का एक ही बात कहना था, गहलोत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत साहब की चिरंजीवी योजना की लोगों ने तारीफ की, लोगों ने इंदिरा रसोई योजना की तारीफ की, गहलोत साहब की जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसकी तारीफ की। लेकिन वो सारी तारीफ के बाद एक बात जरूर कहते थे कि क्या करें, रिवाज है, परंपरा है राजस्थान की, हर 5 साल में सरकार को बदलना है, और हमारी मजबूरी है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते, हमारी रवायत है, हम क्या करें। मैंने कहा कि भाई अगर जो है गहलोत साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या जरूरी है इनको बदल दिया जाए, या कोई और भी रास्ता दिखाई देता है आप लोगों को। तो एक दो तीन किसान हमें मिले और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए जी, गहलोत साहब ने फ्री बिजली दी किसानों को, गहलोत साहब ने 24 घंटे बिजली दी, तो इसकी हम तारीफ करते हैं। मकान दिया बनाकर, चिरंजीवी योजना है, और तमाम योजनाओं का जिक्र किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार आएगी तो वो इन योजनाओं को बंद थोड़ी ही कर सकती है। कोई भी सरकार अपनी योजना को जो एक बार चल गई उसको बंद नहीं कर सकती, वो इसमें कुछ आगे बढ़ाएगी, कुछ जोड़ेगी, कुछ नया करेगी। मैंने कहा क्या नया करेगी भाई। तो उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार जब जाएंगे और बीजेपी की सरकार आएगी तो हो सकता है कि वो घरेलू बिजली, जो शहरी और छोटे शहरों के और ग्रामीण इलाकों में है घरेलू बिजली, उसका बिल भी माफ करे। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि सरकार को बदलना क्यों जरूरी है, सरकार वो क्यों बदल देते हैं। एक जगह तो एक सज्जन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं दिख रहे थे, ऑटो चला रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक ही सरकार जब रहती है तो वो तानाशाह हो जाती है। तो तानाशाही से बचने के लिए जरूरी है कि सरकार को हर समय बदल दिया जाए। रोटी जैसे पलटी जाती है पकाने के लिए, उसी तरह सरकार को भी रोटी की तरह पलटते रहना चाहिए, तभी जो है लोकतंत्र जीवंत होता है और जिंदा रहता है। तो एक पत्रकार को, एक आम आदमी से इतनी बड़ी सीख मिली। मैं उनका फिर से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे उसी समय बता दिया था कि सरकार यहाँ बदल रही है। और आप अगर मेरे वीडियोज को देखेंगे, मेरी रिपोर्ट्स को देखेंगे, तो मैंने सब जगह यही कहा कि राजस्थान में गहलोत की लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार बदलने की जो परंपरा है उसका इलाज गहलोत साहब को ढूंढना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि गहलोत साहब या कांग्रेस के दूसरे नेता
इस बदलाव के विरोध में या खिलाफ में या इस बदलाव की रवायत को बदलने के लिए जो ताकत, जो रणनीति की जरूरत थी, वो करने में बुरी तरह नाकाम रहे। लिहाजा गहलोत साहब को इस्तीफा देकर अब 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और शायद 5 साल के बाद पता नहीं कौन सा लीडर राजस्थान में सामने आए और जिसके सिर पे राजस्थान की जनता 5 साल के बाद फिर से एक बार मुकुट पहनाएगी। तो कांग्रेस के लिए राजस्थान में इस समय इंतजार की घड़ी है। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। सबसे दिलचस्प राज्य है तेलंगाना, जहां बीआरएस की सरकार चल रही थी और ऐसा माना जाता था कि बीआरएस ने बहुत सारे काम किए हैं। खासकर बीआरएस की रायतू बंधु योजना को लेकर काफी चर्चा थी और इसकी देश ही नहीं विदेशों तक में चर्चा हुई कि किसानों को जो नगद राशि देने की प्रथा वहां शुरू हुई है, इसका किसानों में बड़ा उत्साह है, जोश है। और लेकिन जो चुनाव परिणाम आज सामने आए हैं उसमें तेलंगाना में बीआरएस को हार मिली है। हालांकि बीआरएस ने मुकाबला किया है और मुकाबले में वो सामने रही है, लेकिन कांग्रेस ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो बीआरएस को सत्ता से हटाने में कामयाब दिखाई दे रही है। तो रायतू बंधु योजना मुझे लगता है जो बीआरएस जिस पे बहुत बैंक कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से उसकी रकम करीब 7500 करोड़ रुपए चुनाव से एन पहले खाते में, किसानों के खाते में भेजने का उन्होंने इंतजाम भी किया और चुनाव आयोग ने उसकी हरी झंडी भी दी। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि गांव से, कस्बों से, छोटे शहरों से किसानों की ये जो फीडबैक है, ये जो रायतू बंधु योजना है, ये बड़े किसानों के हक में है, ये बटाईदारों के हक में नहीं है, ये भूमिहीनों के हक में नहीं है, ये छोटे किसानों के हक में नहीं है, तो शायद उन्हें लगा कि इसका नुकसान हो सकता है, बैकफायर हो सकती है योजना। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसा किया, ऐसी परिस्थिति पैदा की, अपने होम मिनिस्टर से एक बयान दिलवाया कि जब तक आप लोग चाय नाश्ता खत्म करेंगे 28 तारीख को, तब तक आपके खाते में रायतू बंधु की रकम आ जाएगी। और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस राशि के बंटवारे की का जो आदेश दिया था उसको वापस ले लिया, खारिज कर दिया। तो रायतू बंधु की रकम तो किसानों के खाते तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस का ये वादा उनके जहन में उतर गया कि हम आएंगे तो रायतू बंधु योजना के तहत आपको 10,000 नहीं 15,000 रुपए देंगे। तो 15,000 की रकम वाली बात किसानों के दिल में समा गई और उन्होंने भर भर के, झोली भर भर के गांव के इलाकों में खास करके कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार यहां बनती दिखाई दे रही है। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है एआईएमआईएम को हुआ है। एआईएमआईएम जो पहले पूरे देश में मुसलमानों का मसीहा असदुद्दीन ओवैसी साहब बनकर कहते थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे, इस बार वो शायद चूक गए हैं। वो उनका आकलन गलत हो गया है, वो सही मौसम विज्ञानी इस बार साबित नहीं हुए। उन्होंने खुला बीआरएस को खुला समर्थन दिया था और उन्हें लगता था कि शायद बीआरएस की सरकार फिर से बन जाएगी और उनका रुतबा और जलवा जो हैदराबाद में है वो कायम रहेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि एआईएमआईएम को, ओवैसी साहब को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, वो 7 सीट पहले भी जीतते रहे हैं, 7 सीट इस बार भी जीत रहे हैं। लेकिन जो पूरे देश में उनकी एक अपील थी, पूरे देश में जो मुसलमानों के सामने वो अपने को मसीहा सा बताते थे, साबित करने की कोशिश करते थे, उसको काफी धक्का लगा है। जहां तक वोट परसेंट का सवाल है तो 2% के अंतर से बीआरएस की सरकार यहां जा रही है और 2% वोटों के अंतर से कांग्रेस की सरकार यहां आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और आंकड़ा है। वो आंकड़ा है कि पहले भी पीछे के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी सीटें, 65 सीट जो इन 3 राज्यों में आती है, उसमें 65 में से 62 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। तो सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में जो पहले का फॉर्मूला है वो रिपीट होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्या बीजेपी सरकार बनाने के बावजूद 2024 के चुनाव में घाटे में रहेगी? क्योंकि बीजेपी ने जितने वादे कर दिए हैं इस चुनाव में से उसको पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त उनके पास है
और अगर इस 6 महीने में वो इन वादों की डिलीवरी नहीं करते हैं, लोगों को इसका स्वाद जो है, इन वादों का स्वाद नहीं चखाते हैं, तो जनता ये एक बार फिर से उनकी टेस्ट कर सकती है, उनकी परीक्षा ले सकती है। जब एक पार्टी हारती है, जब देश में चुनाव होते हैं, उसके नतीजे आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक पार्टी के लिए सब कुछ खत्म हो गया है और दूसरी पार्टी के झोली में सब कुछ भर गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। अगर हम कहें अटल बिहारी वाजपेयी को याद करें, तो उन्होंने कहा था इस तरह की बात कहते हुए कि देश चलता रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए, देश को चलते रहने के लिए, क्योंकि कोई भी नेता शाश्वत सत्य नहीं है, वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहेगी, देश हमेशा रहेगा, लोग हमेशा रहेंगे, नए नए लोग आएंगे, नई नई पार्टियां आएंगी और नए नए चुनाव होंगे, उनके नतीजे होंगे। तो इन नतीजों को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेने की जरूरत है और देश के लोगों को यह भरोसा देने की जरूरत है कि हमने आपके साथ जो भरोसा दिया है, हमने आपसे जो वादे किए हैं, हम उसको पूरा करेंगे। चाहे कोई भी बीजेपी की सरकार बन रही हो, कांग्रेस की सरकार बन रही हो या किसी की भी सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उनको भी अपने वादे पूरे करने चाहिए ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र पे बना रहे और लोकतंत्र जिंदा रहे। तो नजरिया में आज इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। नजरिया में फिलहाल इतना ही। दिल्ली न्यूज 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।